नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डेली के होमवर्क में सेट 12 को देखेंगे। इसमें सबसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इसका करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत का खिलजी वंश को हम लोग देखेंगे। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था उनका शासनकाल। तो गुलाम वंश को शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद है ना अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मनिकपुर यानी कि आपको बता रहा है कि कड़ा मनिकपुर प्रयाग में कर दी थी। यानी कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 में जो हुआ उसका भतीजा और दामाद भी लगता था, एक तरह से भतीजा और साथ में दामाद भी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ाम मनिकपुर प्रयाग में कर दी थी। 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन को सुल्तान बना दिया गया। 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना को नींव रखी और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह भी एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत करने वाले कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। मतलब आप यदि खेती कर रहे हैं तो जितना आपका उपजेगा आधा भाग आपको मतलब टैक्स में चला जाएगा। अलाउद्दीन भू राजस्व की दर को बढ़ा देने का यह फैसला लिया था, मतलब आधा। इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग का कर दिया गया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। यानी कि यदि कोई है ना 1 किलो को 900 ग्राम दिया तो 100 ग्राम यदि कम है तो 100 ग्राम उसका मांस काट के हटा दिया जाता। तो ये बहुत बड़ा कड़ा नियम है। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। आगे यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट भी दिया हुआ था, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। कहता क्या है कि मोहम्मद है ना, देखेंगे कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। उसने जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं में पारा में 1252 ईस्वी में हुआ था। और खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया है ना शिष्य थे और वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार तबले आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि सितार का आविष्कार किसने किया? तो सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। इन्होंने भारतीय संगीत एवं कव्वाली है ना प्रचलित है ना गायन का भी प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक साजगिरी सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। देखेंगे कि इन्हें जो है ना इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचना और दीवान, इनको फारसी में कविताओं का संग्रह नूह सिपेदार एवं मसनवी देवल रानी खिज्र खां दुखद प्रेम कथा ये सब लिखे हैं। और ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी का वर्ग 11 क्लास को आप इसको देखेंगे तो ये सब पूरा पॉइंट को आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ तक देख लिए थे। आगे करते हैं कि कहता है कि दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा और जैमियत खान मस्जिद अलाई दरवाजा सीरी का किला और हजार खंबा महल का भी निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जैमियत खान मस्जिद
अल्लाई दरवाजा या सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन के मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। यहाँ पर बाजार नियंत्रण करने का कुछ महत्वपूर्ण उपाय लगाए थे। तो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद है ना, कुछ पद बनाए थे जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है। दीवाने रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। अगला कहता है सहना ए मंडी, यह भी एक पोस्ट बनाया गया था। इसका पोस्ट का काम क्या था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक बनाया जाता था। अगला पोस्ट है वरीद या बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, यानी कि बाजार में किस तरह से चल रही है, कुछ ऊंच नीच हो रही है, तो इसका देख रेख करने का काम किसका था? वरीद को। अगला कहता है कि मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था, यानी कि टोटल ये 4 पद बनाए थे। दीवाने रियासत, सहना मंडी, बरीद और मुनिहियान और गुप्तचर। तो एक प्रकार के ये गुप्तचर थे कि बाजार में यदि सही चल रहा है कि नहीं। तो अभी आप लोग को देखें कि अपना ये बाजार को नियंत्रण करने के लिए क्या किए थे कि यदि कोई तोल में कम दे रहा है, जितना तोल में कम आ रहा है उतना उसका शरीर से मांस को काट लिया जाता है। ये बहुत कड़ा शासन है। अगला देखेंगे सहना मंडी, ये क्या था? यह खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। और सराहे अदल, यह वस्त्र जड़ी बूटी मेवा दीपक है ना निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अगला देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी। जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीखे फिरोज शाही को मिला। आगे कहता है खजाइनुल फतुह अमीर खुसरो रिहल्ला इब्न बतूता एवं फतुह हसन लातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर एवं नाजिर नाप तोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अगला कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने 2 नवीन कर थे, जो थे चराई कर, जो कि लगाया जाता था दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। एक था गढ़ी कर, जो घरे एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये क्या है कि 1297 और 1306 यानी 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का कितना आक्रमण था? तो 6 बार आक्रमण किए थे। प्रथम आक्रमण देखिएगा 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में और तीसरा आक्रमण 1299 है ना कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। और चौथा आक्रमण आपका 1303 तारगी के नेतृत्व में और पांचवा 1305 ईस्वी में अली बेग और तातरक के नेतृत्व में और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। तो टोटल अलाउद्दीन के खिलजी में मंगोलों का आक्रमण 6 बार हुआ था। आपको क्रम से याद रख लेना होगा। पहला 1297, दूसरा 1298, तीसरा 1299 है ना, चौथा 1303 और पांचवा 1305 और अंतिम और छठा 1306। तो पहला आपका आक्रमण हुआ 1297 और अंतिम आक्रमण हुआ 1306 ईस्वी को। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु है ना 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ठीक है, अब देखिए ये तो गजब का बात है भाई। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी और मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। अब देखिए इनको मतलब स्त्री वाला कपड़ा पहनना पसंद था, तो ये अपना राज दरबार में भी स्त्री का कपड़ा पहनकर आ जाते थे। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये तो और गजब की बात है। बरनी के अनुसार यह बोला गया है, ये कभी कभी नग्न, है ना, नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि की। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, मुबारक खां कौन है, सो खलीफा का उपाधि धारण किए थे, तो मुबारक खां। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण की। तो ये था, है ना, खिलजी वंश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इतिहास को इतना ही करते हैं और अगला हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी, जो कि हम लोग आगे देख रहे थे उद्योग धंधे पर, और आज हम लोग करेंगे चीनी उद्योग पर। चीनी उद्योग के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा चीनी उद्योग में क्या है कि भारत की आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल स्थापना के साथ हुई। तो देखिएगा चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में कहां पर हुआ, बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। भारत में निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है, जैसा कि आपका यहाँ पर लिस्ट में बनाया गया है, तो उसको हम लोग एक एक क्रम कर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कहाँ कहाँ पर चीनी उद्योग बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है, देवरिया, भटनी, है ना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबांकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, है ना, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर में बनाया गया है। यानी कि ये सब क्या है कि यहाँ पर चीनी बनाया जाता है, और हम लोग जानते हैं कि चीनी बहुत तरीकों से बनाया जाता है। तो ये भाई आप यहाँ फैक्ट्री है तो, है ना, कतारी से भी बनाएगा, खजूर से भी बना सकता है। तो बिहार, अब बिहार में देखिएगा तो मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि में बनाए गए हैं। आगे देखेंगे महाराष्ट्र में मनसर, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर एवं कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल में बेलडांगा, पलासी, हावड़ा, मुर्शिदाबाद। पंजाब में देखेंगे तो हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु आरकाट, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा और साभलकोट। राजस्थान में गंगानगर, भोपाल, सागर। ये इतने जगहों में हम लोग का चीनी उद्योग है। आगे देखिए सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में देखेंगे विश्व का सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में देखेंगे तो भारत में सीमेंट, है ना, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था। कहाँ पर, मद्रास में, जो कि असफल रहा। ये भी एक पॉइंट है कि ये असफल रहा। अब दूसरा कहता है कि मद्रास के कारखाने के बाद 1912 और 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर, कहाँ पर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एसईसी, है ना, जो कि अभी भी मार्केट में अच्छा स्थान बनाए हुए है, 1336 ईस्वी में की गई थी। भारत में प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश,
है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, ये इतने जगहों में क्या होता है, सीमेंट का उत्पादन होता है। अब देखिएगा कि मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, है ना, रतलाम, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार, अलकतरा, ये सब जगह का नाम है भाई। झारखंड में देखिए आप लोग, हम लोग को झारखंड में कहाँ कहाँ होता है, जपला, खेलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और झीक पानी। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पनयम। कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलुरु। तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुकराय, तुलकपाटी। गुजरात में पोरबंदर, द्वारका, सीका, जिसको जामनगर भी कहते हैं। और क्या लिखा है, रानायाम, आप यहाँ इधर देख सकते हैं। फिर है भावनगर, सेवालियम, ये सब गुजरात का पड़ता है। हरियाणा में देखेंगे चरखी दादरी, उड़ीसा में राजगंगपुर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, चुर्क, केरल में कोट्टयम, पंजाब में सूरजपुर, राजस्थान में जयपुर और लेकरी। मतलब इतने जगहों में क्या होता है कि हमारा सीमेंट उद्योग है। आगे देखिए कागज उद्योग। कागज उद्योग देखेंगे तो कागज उद्योग में कहता है कि कागज का पहला सफल कारखाना 1800 है ना 79 यानी कि 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर, कहाँ पर, नेपा नगर में अखबारी कागज और होशंगाबाद में नोट छापने, जो कि आप नोट का कागज को देखे होंगे तो नोट का कागज को हम कपड़ा के साथ यदि साफ भी हो जाता है तो वो फटता नहीं है, तो वो कागज स्पेशल क्वालिटी का रहता है, जो कि देखिएगा होशंगाबाद में बनाया जाता है। कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, है ना, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। अब देखिएगा पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ है भाई, टीटागढ़, रानीगंज, नेहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ा नगर, शिवराफुली। आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री, तिरुपति, तेलंगाना में सिरपुर, कागज नगर, उत्तर प्रदेश में देखेंगे सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। ये सब उत्तर प्रदेश में हैं। झारखंड में देखेंगे तो संथाल परगना क्षेत्र में कागज का उत्पादन होता है। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि जगहों में होता है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। तमिलनाडु में देखेंगे तो पटियालम, जो कि सेलम पड़ता है, चरण महादेवी, तिरुनवैली। देखिए तो हम लोग तमिलनाडु में देख रहे थे पटियालम, सेलम, है ना, चरण महादेवी। इसके अलावा पालनी में है। मुंबई में मुंबई, पुणे, बलरामपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड, पिंपरी, भिवंडी, लोहा। और गुजरात में वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरजोद, उदावाड़ा आदि क्षेत्रों में क्या होता है कि आपका कागज बनाए जाते हैं। तो कागज देखिएगा कि दो तरह से बनाया जाता है। एक है नेपा नगर अखबारी कागज बनाते हैं और होशंगाबाद में नोट छापने वाली मध्य प्रदेश में, है ना। आगे देखते हैं रसायन उर्वरक उद्योग। तो रसायन उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारा भारत में कहाँ कहाँ है उसको देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 में कर्नाटक के बेलेकुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक कारखाना लगाया गया। और 1947 ईस्वी में, है ना, अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया।
भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, यानी कि भारत में पोटास जो होता है दूसरे देश से मंगाया जाता है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया को घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश और हरियाणा का जाता है। कोक आधारित उर्वरक इकाई तालचर यानी कि उड़ीसा, और फिर है दूसरा रामागुंडम जो कि आंध्र प्रदेश पड़ता है, कोरबा छत्तीसगढ़। आगे देखेंगे कृभक, है ना, कहता है कि कृभकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजीरा यानी कि गुजरात में है, और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। यहाँ पर देखिएगा कि कुछ लिस्टिंग किया हुआ है कारखाने के प्रमुख, है ना। भारत में प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य है, देखिए उत्तर प्रदेश जो कि कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद में है, और महाराष्ट्र में मुंबई, ट्रॉम्बे, अंबरनाथ एवं लेनी, है ना। तो लोनी लिखा हुआ है। कहता है पश्चिम बंगाल बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा तथा खारदा, कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुला, मुनीराबाद, गुजरात में कांडला, बगडोरा, हजीरा, भावनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तादेपल्ली, तनुकू, तमिलनाडु में देखेंगे बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा एवं खादरा, कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुला तथा मुनीराबाद, गुजरात में कांडला, बगडोरा, हजीरा, भावनगर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तादेपल्ली, तनुकू, तमिलनाडु में न्यूबेली, रानीपेट, इनोर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, आवाड़ी एवं मनाली। झारखंड में देखेंगे तो सिंदरी, राजस्थान खेतरी, सलादीपुर एवं कोटा, बिहार में बरौनी, उड़ीसा में राउरकेला, तलचर। ये भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य हैं। जैसा कि देखेंगे सिंदरी के बारे में आपको बताया गया है यहाँ कि सिंदरी झारखंड में एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर उर्वरक बनाए जाते हैं। आगे देखिए जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण उद्योग का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया, और 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दे दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो कि जलयानों का निर्माण करती है, गांडेचरी वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मंझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में है। तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक हम लोग भूगोल का देखें, और अगला होमवर्क है हम लोग का इंडियन पॉलिटी से यानी भारतीय राजनीति से। तो इसमें हम लोग जहाँ तक कर लिए हैं उसके आगे हम लोग 14 नंबर देख रहे थे, संघीय संसद, है ना। तो संघीय संसद में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनती है, जो कि अनुच्छेद 79 में यानी कि दिया हुआ है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा को हम लोग कहते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च सदन। और राज्यसभा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग देखेंगे। कहता है राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, जो कि राजभाषा की संरचना अनुच्छेद 80 में दिया है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यानी राज्यसभा सदस्य होने के लिए मिनिमम आयु, हमारा न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। वर्तमान समय में अभी देखेंगे तो राज्यसभा की संख्या कितनी है? 245। मैक्सिमम 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में हम लोग का राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? 245। अब ध्यान दीजिए कि इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य।
ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्रों से विशेष ज्ञान का अनुभव हो। यानी कि 12 सदस्य में वे लोग आ सकते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा किए हैं या सहकारिता क्षेत्र से विशेष ज्ञान का अनुभव हो। और शेष 233 सदस्य जो हैं संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई है ना, एक अस्थाई सदन है, मतलब ये फिक्स वाला है, भंग नहीं होती है। जैसे हम मान लीजिए कि लोकसभा का कभी भी सरकार गिर सकता है, जिसकी सीट हमारा 50% से एक ज्यादा रहेगा उसका सरकार बनेगा, और नहीं हुआ तो सरकार कभी भी गिर सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। ये एक प्रकार से अस्थाई सदन है। इसके सदस्यों की कार्यकाल भी हमारा देखिएगा कि हर का 5 साल होता है, लेकिन इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की सदस्यों की है ना कार्यकाल कितनी होती है, तो 6 वर्ष की होती है। इसके 1/3 सदस्य है ना प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होती है। यानी कि 1/3 जो है कि राज्यसभा में हमेशा क्या होगा, 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और ये अनुच्छेद आपका कितना में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 83 का एक है ना, आर्टिकल 83 का फर्स्ट में लिखा हुआ है। अगला देखिए, अगला कहता है कि राज्यसभा का सभापति है ना, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का अनुच्छेद में दिया हुआ है 89 में, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा का है ना पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है, अगले पॉइंट यहाँ पर देखिएगा कि कुछ लिस्टिंग किया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है ना किस राज्य में कितना है। तो आप सबसे पहले इस लिस्ट को देखने से पहले हमको बताइए कि झारखंड में कितने राज्यसभा सीट हैं। तो भाई झारखंड में वर्तमान में देखेंगे तो कितना सीट है बताइए। देखिए, लोकसभा का सीट 14 है, राज्यसभा का सीट हमारा कितना है, 6 है। तो संसद में टोटल सीट पूछेगा तो 14 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा लोकसभा को मिला के। लेकिन केवल राज्यसभा का पूछेगा तो उसमें हमारा केवल 6 सीट है। तो चलिए हम लोग एक बार लिस्टिंग करके देखते हैं कि कौन सा राज्य में कितने राज्यसभा सीट की संख्या है। टोटल 245 होना चाहिए, लेकिन उसमें 12 सीट को माइनस कर देना है, क्योंकि वो 12 सीट जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा क्या होगा, मनोनीत किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 है और सबसे ज्यादा यहीं पर है। महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में 11 है, ठीक है, उड़ीसा में 10 है, राजस्थान में भी 10 है, केरल में 9 है, पंजाब में 7 है, असम में 7 है, तेलंगाना में 7 है, झारखंड में 6 है। देख लीजिए झारखंड में कितना है, 6 है। छत्तीसगढ़ में हम लोग से 1 सीट कम है, 5 है, हरियाणा में 5 है ना, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में 3 है, नागालैंड में 1 है, मिजोरम में भी 1 है, मेघालय में भी 1 है, मणिपुर में भी 1 है, त्रिपुरा में भी 1 है, सिक्किम में भी 1 है, अरुणाचल प्रदेश में भी 1 है और गोवा में भी 1 है। देखिएगा, संघीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में 4 गो है, दिल्ली में 3 है और पुडुचेरी में 1 है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति है ना, इनका भी नाम को याद रखना है, S.B. कृष्णमूर्ति राव है। अगला पॉइंट कहता है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद है ना कहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 90 आर्टिकल 90 में लिखा हुआ है। अब देखिएगा कि इसको कैसे हटाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उस पॉइंट को हम लोग आराम से पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सवाल यहीं से बनता है। देखिएगा, पॉलिटी में थोड़ा सा फैक्चुअल चीज है कि आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये लाइफ टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस चीज को हम लोग आंखों देखते हैं कि राजनीतिक कैसे होता है। बिना राजनीतिक तक कुछ होता ही नहीं है। पढ़ने में राजनीतिक, एग्जाम में ना राजनीतिक, बिना राजनीतिक तक कुछ होगा ना। हर चीज में पॉलिटिक्स घुस ही जाता है। इसलिए पॉलिटी तो
हर आदमी का फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में लिखा हुआ है। तो कहता है कि उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। अगला कहता है कि दूसरे नंबर पर सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना पद त्याग कर सकेगा। तीसरा कहता है राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 92 में लिखा हुआ है। अगला कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ना। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कहता है आगे कि केवल है राज्यसभा में उपस्थित है ना तथा मतदान देने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार है। और ये अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद कितना में लिखा हुआ है? 312 में। धन विधेयक राज्यसभा के पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109 के 1 में लिखा हुआ है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। देखिएगा यहाँ पर कुछ राज्यसभा सदस्य जो बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा सदस्य पहले थे और बाद में वो प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। इंदिरा गांधी 1966-67 में, HD देवगौड़ा 1996-97 में, IK गुजराल 1997-98 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी रहे। संसद भवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। कहता है कि यह एक वृत्ताकार भवन है। अब इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि बताइए संसद का है ना कैसा बनावट है, आर्किटेक्चर डिजाइन कौन किए हैं। देखिएगा कि ये कैसा है, वृत्ताकार है, जिसकी डिजाइन आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस। यहाँ भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि संसद भवन का डिजाइन कौन बनाए हैं, तो सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912 और 13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12/2/1921 को रखी गई थी और संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए थे कि इसके लिए राज्यसभा को कितने दिन, 14 दिन का समय मिलता है। धन विधेयक राज्यसभा को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा और अनुच्छेद ये 109 में दिया हुआ है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को कितने दिन का, 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय धन विधेयक वापस है ना, धन विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के लिए राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के नियत तिथि से 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। माने कि 2 बैठक करना है तो 6-6 महीना में बैठक हो जाना चाहिए। यदि आज बैठक हुआ है तो अगले 6 महीना के अंतराल में अगला बैठक हो जाएगा। साल भर में 2 बार राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का आहूति करेंगे बैठक में। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला कहता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है।
अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप का। तो ये सभी क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं। चलिए, तो हम लोग लूसेंट का जितने भी होमवर्क थे कंप्लीट कर चुके हैं। और चलिए अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, है ना, वन लाइनर है। इसको वन लाइनर को हम लोग देख लेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले अधातुओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अधातु का पहला पॉइंट है, वायु अणु के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें देखिएगा नाइट्रोजन और हीलियम भरा जाता है। गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। आंसू गैस यानी कि आंसू गैस, टीयर गैस किसे कहते हैं? तो अमोनिया को कहते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। अगला कहता है, भारी जल में हाइड्रोजन पर वायु का कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? हेरोल्ड यूरे। समुद्र जल के शुद्ध जल की किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? तो विपरीत परासरण द्वारा। फिटकिरी गंदे पानी की किस प्रक्रिया द्वारा, है ना, शुद्ध करती है? तो स्कंदन द्वारा। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक के पानी। आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? अफोनी, अध्रुव, अधिक। चलिए आगे हमारा कहता है कि क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 11.11% है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89 होती है, जबकि परमाणुविक दृष्टि से जल में 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अगला पॉइंट में कहता है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार की जाता है? तो ये आपका हो जाएगा निर्लयवनीकरण। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरीन। फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आयतन में वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो 78%। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। अगला कहता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O3O4 है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये सामान्य अवस्था में, ठोस में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का उपयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ से बनाया हुआ है? तो ग्रेफाइट से बनाया हुआ है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की अंश न्यूनतम होता है? तो लिग्नाइट में। किस प्रकार के कोयले का कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो एंथ्रासाइट। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है फ्लोरीन। जब वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ा हारी की तरह किया जाता है तो वो है ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से प्राप्त होता है जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन और पारावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो प्री एस्टेले। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संगठक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे, कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, है ना, प्रोटियम का देखेंगे तो H11 का अथवा H हाइड्रोजन, सामान्य हाइड्रोजन एक मात्रा तत्व है जिसके परमाणु से न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। परमाणु संरचना का देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम में देखेंगे तो 1s2 है अथवा D। हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, 1 प्रोटीन है और 1 न्यूट्रॉन है। टाइटेनियम में देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड के कारण। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा।
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हैलोजन तत्वों की अभिक्रिया का क्रम है पहले फ्लोरीन, अगला क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी किस हार्मोन के स्राव की कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। कौन सा तत्व जो सदैव द्रवावस्था में पाई जाती है? तो वह है ब्रोमीन। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? वो है आयोडीन। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन का तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो वह है क्लोरीन। अगला है उत्कृष्ट या अक्रिय गैस। नोबेल गैस के परमाणु के बाह्यतम कोश को पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं? तो ये पूर्ण होते हैं। कहता है कृत्रिम गर्भधारण हेतु पशुओं के वीर्य यानी कि सेमन को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला निम्न ताप प्रौद्योगिकी के प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जिनोन को। पटाखों के लिए निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस, यानी पटाखा बनाया जाता है तो उसमें श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फोटोकॉपी के मशीन में प्रयुक्त की जाने वाली तत्व है सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक होता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंध गैस देता है ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल ऑयल ऑफ वेट्रोल के नाम से जाना प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला कहता है विद्युत अपघट्य के विलयन में से किस कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। हैलोजन अम्ल में प्रबलतम अपाचक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लैशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक के में प्रयोग किया जाता है अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप है अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का प्रयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों में किया जाता है? तो वह है आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। अगला है हीलियम आर्गन एवं नियोन के वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह है हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? टाइटेनियम। वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनने के प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। माचिसों में किस प्रकार का है ना रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस। ये पूछा हुआ सवाल है। अगला हम लोग देखते हैं बायोलॉजी से, और बायोलॉजी से हम लोग पोषण को देखेंगे। कहता है मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो हमारा हो जाएगा प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर। प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा माना जाता है? तो विटामिन डी। अगला है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचन में सहायता करता है? तो ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन का उपयोग दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोगी होते हैं? तो स्टार्च का। अलसी किस प्रचुर मात्रा होती है? तो ओमेगा 3 अवसीय अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया का कारण खराब हो जाती है? तो लैक्टोबैसिलस, यानी कि दूध से दही बन जाना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। फास्फोरस अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। अगला कहता है पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा यानी आयरन। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने की सहायता करती है? तो रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग को भंडारित होता है? तो यकृत में।
अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 80% पदार्थ प्रोटीन से बना होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। अब आगे देखेंगे, कहता है कि दूध में प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त कैल्शियम है, पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। अगला कहता है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में, है ना। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन। अगला कहता है गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि गाय का जो पीलापन आता है वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला कहता है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य की किरण। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने का सहायक होता है? तो विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। अगला है एक गिलास पानी से कितने कैलोरी मिलती है? 0। एक गिलास के पानी में कोई कैलोरी नहीं मिलेगा। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? इमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से। हेपेटाइटिस मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथोबिन। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं एक आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बोल रहा था, क्या कहता है कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडार के लिए आवश्यक से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। अगला देखिए, कहता है कि कैसिमिर फंग किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोदी। विटामिन ए की संपूर्ण खाद्य पदार्थों कौन से हैं? तो कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी रतौंधी, है ना, शारीरिक वृद्धि और भार में कमी, कॉर्निया, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालैमिन। अगला पॉइंट है खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। घाव को भरने में कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी। कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन से होता है? तो विटामिन B2। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1। अगला सवाल कहता है जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। पेलार्गा स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी से होता है? तो पेलार्गा विटामिन B3 और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी के रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। रक्त का थक्का बनने का कारण होता है विटामिन के। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन, विटामिन B1। भोजन में रेशों का महत्व। इंपोर्टेंट ऑफ फाइबर इन फूड। भोजन के रेशों की अधिकता पाचन की क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम होती है। अगला कहता है विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा विटामिन डी की अनुपस्थिति हो रही है तो कैल्शियम का भी कमी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। दीर्घ मात्रिक खनिज कहता है कैल्शियम दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर, स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों में कार्य है। अगला कहता है कि फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP और DNA का। गंधक
अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन का घटक है। पोटेशियम अम्लों है ना, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की होता है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन का जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्य की है। अगला कहता है मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों पर सह घटक है। खनिज का प्रमुख स्रोत है लौह, केला और खजूर, यानी कि लोहा किसमें मिलेगा? केला और खजूर खाइए। पोटेशियम पालक में, आयोडीन युक्त सामान्य नमक, कैल्शियम दूध एवं अंडे। अगला कहता है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग से उपचार है? तो आंवला। एक संतुलन आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होना चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट। अगला कहता है किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा। किसकी कमी से क्रिटिलिज्म मंद बुद्धि वाला एवं बौना हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए से। देखेंगे विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसको आपको पहले भी हम बताएं, जिसको ध्यान में रखेंगे। अगला है विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचयी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। देखेंगे विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं, यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, कैरोटीन युक्त फल है ना, यकृत और आंतरीय श्लेष्मा की कोशिका। कायिक प्रभाव दृष्टि, रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि की विकास कमी के कारण क्या हो जाएगा? कॉर्निया और त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगला कहता है विटामिन डी, जिसको हम लोग कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। इसमें हमारा कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये मक्खन से, यकृत से, मछली का तेल से, गुर्दा से, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होता है। अगला कहेंगे कि इसमें कार्यिक प्रभाव कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय होगा, हड्डियों और दांतों की वृद्धि करवाएगा। इसकी कमी से क्या होगा? सूखा रोग हो जाएगा। वयस्कों में रिकेट्स और बच्चों में भी यही होगा, सूखा रोग हो जाएगा वयस्कों में और रिकेट्स हो जाएगा बच्चों में। अगला कहता है विटामिन ई, जिसको हम लोग टोकोफेरोल भी कहते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होगा? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। इसका अंग कौन सा प्रभावित करेगा? कोशिका कला की सुरक्षा करेगा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। और अगला कहता है जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब विटामिन ए हमारे लिए, और ऐसे देखेंगे तो बाल के लिए भी विटामिन ई जो है अच्छा है। तो विटामिन ए हमें क्या कैसे मिलेगा? तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन से। तो सोयाबीन खाइए। अगला कहता है विटामिन के, तो हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आंत के बैक्टीरिया से प्राप्त होगी और इसका यंग इसको सुरक्षित रखेगा। तो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण और ये चोट पर रक्त का थक्का न जमने का अधिक स्राव होने लगेगा विटामिन के की कमी से। अगला कहता है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन क्या क्या है? तो पहला विटामिन है B1 थायमिन। स्रोत कहाँ से मिलेगा? अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस है ना, सहएंजाइम घटक। कारिक प्रभाव क्या है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक है। कमी का प्रभाव है बेरी रोग। अगला कहता है B2 राइबोफ्लोविन, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम्स फेड या एफएनएम का घटक है। इसके अलावा इसका रोग क्या होगा? किलोसिस रोग। अगला कहता है B3 निकोटिक अम्ल, ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम नेड और NADP का घटक है और इसका कमी से हो जाएगा पेलार्गा रोग। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B5 है पेंटोथेनिक अम्ल। इसमें हमारा कहाँ से पाया जाएगा? अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। इसका प्रभावित यानी क्या महत्वपूर्ण है इसमें? तो देखेंगे कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण है और सह एंजाइम ए का घटक भी है। इसकी कमी से हो जाएगा चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद होना, जनन क्षमता कम होना। तो ध्यान दीजिए अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना ये सब खाने से हमारा सही रहेगा।
विटामिन 6 देखेंगे पायरिडॉक्सिन, जो दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत, अमीनो अम्ल के उपापचयी एंजाइम है और रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन भी हो सकता है। अगला B7 है, जिसको हम लोग फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। ये हमें हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां से मिलती है और वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण एवं DNA का संश्लेषण होता है और इसके कमी से रक्त क्षीणता वृद्धि में कमी हो जाएगा। अगला B12 साइनोकोबिलिज्म, मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत की बैक्टीरिया से मिलता है और वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। इससे हमारा रक्त क्षीणता तंत्रिका तंत्र में विकार हो जाएगा। अगला कहता है कि सी विटामिन अस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, दूध, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल से प्राप्त होता है। अंतरा कोशिका सीमेंट, कोलेजन तंतुओं का हड्डियों में मैट्रिक्स, अस्कर्वी रोग, मसूड़ों से सूजन एवं रक्त आना। विटामिन के का रासायनिक नाम है फेलोक्विनोन, जिसका अर्थ होता है रक्त अस्कंदन। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। चलिए अब इस सेशन का हमारा बच गया है करंट अफेयर, और करंट अफेयर हम लोग देख रहे थे वार्षिकांक 2025, है ना। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम, है ना, 2023 और 24 में अभी तक जो प्रथम रहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। ये इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। अगला कहता है त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सैंगली सुरंग चीन में बना। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला देश चंडीगढ़। सौर ऊर्जा में चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। आगे देखेंगे भारत के पहले लेखक गांव उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उदाहरण बिहटा में हुआ है। माउंट सिस्पांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी हैं। सशस्त्र बल एवं चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर में बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। समान वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य हमारा है मध्य प्रदेश। अगला कहता है जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हुआ। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन। देश का पहला जन मन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना। पहला राज्य बिहार है, दूसरा आंध्र प्रदेश। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहली महिला पायलट मोहना सिंह। भारत में पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करने वाले गोरखपुर। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है पटना। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश है जॉर्डन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराकी जिया राज हैं। अगला कहता है देश का पहला राइस ATM भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में बनाया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ी प्लॉटिंग और सौर परियोजना अंकेश्वर है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार से बने हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु महाराष्ट्र
बन गया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय, है ना, जो कि देखिए महाराष्ट्र में अभी बना है 21.8 किलोमीटर लंबा पुल अटल सेतु। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के ओलेग कोनेन्को हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन हो गया? थाईलैंड। अगला हम लोग देखते हैं भारत का पहला साहित्यिक सागर है कोझिकोड केरल। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश है वेनेजुएला। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म अस्पताल। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पूना में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं काम्या कृतियन, मुंबई के हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश से हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है नई दिल्ली में। दुनिया का पहला ओमकार का मंदिर है पानी जिला राजस्थान में। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश है सिंगापुर। ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट नोएडा बन गया। आगे कहता है मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है नाइजीरिया। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुरा है। विश्व का पहला शाकाहारी शहर है पालिताना भावनगर गुजरात। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरुआत करने वाले कोलकाता हैं। BSF की पहली महिला स्पाइनर सुमन कुमारी। गर्भपात की सर्वाधिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश है फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरुआत होगा बेंगलुरु में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में हुआ है। अगला देखेंगे भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार बन गया। स्पेस एवं सर्वाधिक समय में बिताने वाले रिकॉर्ड ओलेग कोनेन्को रूस है। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक मध्य प्रदेश से हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत करने वाले सरयू नदी है। अगला है भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत करने वाले असम है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT जम्मू कश्मीर है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश में है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AICT है लखनऊ उत्तर प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला है चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति। तो ये था हमारा आज का होमवर्क और हम लोग को देखेंगे कि ये हमारे इस साल के अभी तक के जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, है ना, इनका यहाँ पर दिया हुआ है कुछ नाम। आवर सक्सेसफुल स्टूडेंट क्लास 12th तब ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं से देखिए कि ये दारोगा के 2 स्टूडेंट हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा देखेंगे CBSE में, है ना, 93% आर्ट्स में लाने वाले स्टूडेंट है अंकिता किशोरिया। इसके अलावा 78% जागृति कुमारी लाई हैं। आप भी चाहते हैं कि एक अच्छे रिजल्ट एकदम स्कोरिंग रिजल्ट आए और हमारा कंफर्म रिजल्ट हो तो ज्वाइन करिए द सक्सेसफुल कोचिंग सेंटर। धन्यवाद। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।